चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ बेटा, कोई बोल रहा था क्या? क्या हुआ? अच्छा, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, कल नया साल शुरू हो जाएगा ना। आज साल का आखिरी दिन है और जो देखो बेटा, ये साल बहुत सारी चीजें सिखाकर जा रहा है। पूरे देश के लिए बड़ा भारी सा साल था। कई मिस हैपनिंग्स हुई। पहलगांव की घटना हमें याद है, वो प्लेन क्रैश अहमदाबाद का। जैसे जब साल का आखिर हो ना, तो अपनी जिंदगी को भी एनालाइज करना चाहिए। इसका आंसर सबका अलग है। तुमने इस साल में क्या खोया, क्या पाया? जब कंपेयर करते हैं ना, तो समझ में आता है कि अगर कुछ चीज़ें बेसिक हमारे पास हैं तो हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। तुम सब अगर यहाँ पढ़ने आते हो तो मैं 100% श्योर हूँ तुम सबके पेट में रोज़ रोटी चली जाती है। इतना ईश्वर की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। जिसके माँ बाप भी बैठे हैं वो और ज़्यादा लकी है, क्योंकि बेटा सब इतने लकी नहीं होते। कई बार ऐसा होता है, किसी भी जैसे एक साल में कितने लोगों के घर से, कितने पिताजी, किसी की माँ, किसी का बेटा, कितने सगे संबंधी चले जाते हैं। तो साल के आखिर में आप बहुत बहुत ब्लेस्ड हैं अगर माँ बाप ठीक ठाक बैठे हैं। इतना घर में आता है कि पेट भर रहा है और घर में एक माहौल पॉजिटिव है, तो अपने आप को ब्लेस्ड लोगों में से मानिए, क्योंकि सब इतने ब्लेस्ड है नहीं बेटा। बहुत लोगों को बहुत सारे मुश्किल हालात का सामना करना पड़ता है। ये जैसा भी गया, जो कमी रह गई तुम्हारी उम्र में, अपने आप को बेहतर बनाने का ज़्यादा बेहतर टाइम होता है। क्योंकि जिस एज में तुम लोग हो ना, ज़्यादातर लोग 18 से 25, 26, 27 के मैक्सिमम लोग हैं। कुछ 18 से कम के भी होंगे, तो कुछ 27 से ज़्यादा। मैं एवरेज की बात कर रही हूँ। इस एज में सबसे अच्छी पॉजिटिव बात यह है कि इस एज में अपनी किस्मत को बदलने की ताकत हर बच्चे में है। जैसे 50 साल में जाके किस्मत बदलना बहुत कम चांस है, किसी 10 साल के बच्चे की किस्मत बदलने के चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन इस एज ग्रुप में ना सब कुछ बदलता है बेटा। रहन सहन, खान पान, लाइफ को देखने का नज़रिया, भगवान के प्रति श्रद्धा, परिवार में एक सामंजस्य बिठाने की ताकत, ये सब इस उम्र में हर किसी में आ सकती है। तो अपनी लाइफ में जो भी तुमसे गलतियां हुई हो 25 में, अब लास्ट में तो एनालाइज करने लायक तुम हो ही, तो ये सोचो कि वो सब चीज़ें हम रिपीट ना करें 2026 में। कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसी की सांस किसी के हाथ में नहीं होती, नहीं तो कोई अपने घर वालों को जाने ही ना दे। तो जो चीज़ हमारे बस में नहीं है उसको ईश्वर पे छोड़ दो। जो ईश्वर ने किया, हो सकता है कुछ लॉजिक रहा हो। हर आत्मा अपना एक टाइम पूरा करने आती है, वो चली भी जाएगी और हम सब भी उनमें से ही एक हैं। लेकिन 26 में कुछ काम तुम्हारे अपने हाथ में है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेहनत करना बेटा। और मेहनत दो तरीके से होती है। एक होती है ईमानदारी से। कोई और देखता हो ना देखता हो, तुम्हारा मन जानता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या मैं मेहनत कर रही हूँ। मेहनत के मायने ये होते हैं, जिस काम पे लग गए उस काम पे ही फिर उस पूरे दिन को इन्वेस्ट करना है। अगर यहाँ पढ़ने आ गए और यहाँ बैठ के पीछे बातें कर रहे हो, या किताब तुम्हारे पास नहीं है, या फालतू की चीज़ों में तुम्हारा ध्यान लगा हुआ है, तुम व्हाट्सएप किसी के साथ चैट में लगे हुए हो, या तुम फालतू में इंस्टाग्राम देख रहे हो क्लास के बीच में, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तुम्हें क्या लगता है तुम हमेशा यहीं बैठे रहोगे? यहाँ कितने चेहरे आए, कितने चले गए। हम यहाँ हैं, लेकिन बच्चे तो बदलते चले गए ना। हमने यहाँ जिंदगी बनते भी देखी, जिंदगी बिगड़ते भी देखी। हमने वो भी देखे जिन्होंने बिल्कुल जीरो से अपने घर का स्तर बदल लिया। कितने मजदूरों के बेटे बेटियां हैं जिन्होंने घर बना लिए, और अच्छे घर बना लिए देखने लायक, कि 3-4 कमरे नीचे, 2-3 कमरे ऊपर, प्रॉपर डबल स्टोरी का घर। हमने वो लोग भी देखे जो अच्छे खासे घर से थे, लेकिन गलत राह पकड़ गए। 2-4 बार आए, फिर उन्हें लगा यार फालतू में तो भाषण ज़्यादा देते हैं, वो अपना चले गए। पढ़े ही नहीं, कुछ ड्रग्स के रास्ते पे भी निकल गए, कुछ लोग क्राइम में भी चले गए। यानी ये हमारे अपने ऊपर है कि हम क्या सीखेंगे, क्या हम काम करेंगे। जिसने इन दो शब्दों को पकड़ लिया ना, कि मेहनत करनी है और ईमानदारी से करनी है, वो फिर बेटा जिस काम में हाथ डालेगा, चाहे वो व्यापार हो, रेहड़ी लगा ली, कहीं पे हम पढ़ने चले गए, हम किसी भी रूप में नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, कहीं भी हैं, लेकिन अगर हमारे अंदर मेहनत और ईमानदारी का गुण है ना, फिर 100% हमारी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। और दो शब्द, जब कभी भी कोई भी दिक्कत आए ना, तो दो शब्द हमेशा याद रखो। एक, भगवान का हमेशा शुक्र करो। जो मिला है ना उसके लिए भी दुनिया तरसती है, जो तुम्हें मिला है।
अगर माँ बाप है ना, तो जिनके नहीं है उनसे जाके पूछो कि माँ बाप का सिर्फ होना ही कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे वो तुम्हें गालियां देते हो, बुरा भला कहते हो। जिनके नहीं है उनसे कंपेयर करके देखना, तुम ज्यादा ब्लेस्ड हो। कोई कभी ये नहीं कहता कि अच्छा हुआ मेरा बाप मर गया या मेरी माँ मर गई, कोई ये शब्द नहीं कहता। माँ बाप कितने जरूरी हैं ये उससे पूछ के देख लेना, तुम्हें आभास होगा हम कितने ब्लेस्ड हैं। अगर पेरेंट्स बैठे हैं, अगर सिर पे छत है, चाहे तुम्हारे घर में एक कमरा है, पढ़ने का तुम्हें अलग से कमरा नहीं मिला, तुम्हें बहुत सुविधाएं नहीं मिली, लेकिन बेटा जो बेघर हैं उनसे कंपेयर करना। शाम को ठंड में जब धुंध बढ़ती है तो तुम सब एक कमरे में कम से कम उसका दरवाजा बंद करके या पर्दा लगा के सो तो सकते हो। एक फटा पुराना ही सही कंबल भी अगर हिस्से में आ गया तो भगवान का शुक्रिया करो, क्योंकि बहुत लोगों को वो भी नहीं मिला हुआ। तुम उनसे कोई अलग नहीं हो, ये तुम ब्लेस्ड हो कि तुम अच्छे घर में पैदा हो गए। तुमने और क्या कर दिया कि तुम्हें अच्छा घर मिले। हम सबको अपने आप को ब्लेस्ड मानना चाहिए कि जितना मिला भगवान का बड़ा बड़ा शुक्रिया। कोई ऐसा नहीं है जो कहते नहीं मैं तो इस लायक था, तुमने क्या कर लिया ऐसा लायकियत का। हम सबको ये मानना चाहिए कि जितना ईश्वर ने दिया ना, हम सब ब्लेस्ड हैं। हम शायद उसके काबिल नहीं थे जितना हमें मिल गया। और प्लस जिस पे टफ टाइम आए, क्योंकि बेटा सब पे टफ टाइम आ जाता है, तब अपना सब्र मत खो। सब्र होता है ईश्वर पे विश्वास रखना और ये फेथ रखना कि एक दिन सब अच्छा होगा। किसी के पिताजी चले गए, किसी की माताजी का देहांत हो गया, किसी का घर बिक गया, कोई बहुत ज्यादा ऋण में लोन में दब गया, बहुत ज्यादा उधारी में दब गया, तो कोई बात नहीं। हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, मेहनत। और फिर जितना है भगवान का शुक्रिया। अगर एक स्वस्थ शरीर है तो भी शुक्रिया, कमा के कर्जे को उतार सकते हैं। अगर हम सब्र रखेंगे ना और मेहनत करते जाएंगे तो 100% पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आने लगेगी और सब चीज़ों में से बाहर निकला जा सकता है। बेटा अपने आसपास ऐसे ढेर उदाहरण हैं जो बिल्कुल जीरो पे थे, मेहनत करके ईमानदारी से भगवान पे विश्वास रखा और जितना था उसका शुक्रिया मनाते रहे, फिर वो धीरे 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 लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो हमेशा तुम्हारी जवान उम्र जब हो तो इन दोनों चीज़ों को पकड़ लो कि मेहनत करनी है और ईमानदार रहना है अपने प्रति, अपने रिश्तों के प्रति। ये गुण है बेटा इंसान के। जिसकी पर्सनैलिटी में मेहनत और ईमानदारी का गुण है ना, उनको कोई दूसरा धोखा दे भी देगा ना तो वो जिंदगी में तैर के पार निकल जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर अपने आप ईमान है और ईमान इंसान को डूबने नहीं देता। और दो चीजें हमेशा फिर याद रखनी है कि हमेशा शुक्रिया करो स्वस्थ तन का। जिसकी किडनी खराब है उससे पूछो कि तुम्हारे पास क्या है। उसके पास हो सकता है बहुत धन दौलत हो, लेकिन किडनी उसकी काम ना करती हो, उसको डायलिसिस पे रहना पड़ता हो। तो तुम कितने ब्लेस्ड हो, किडनी ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बॉडी है, हार्ट ठीक फंक्शन कर रहा है, लीवर ठीक काम कर रहा है। जैसे इन ब्लेसिंग्स को गिना करो। सुबह सुबह उठते रोना मत रो कि यार हम गरीब हैं, हमारे घर में छत भी नहीं है, मेरे पिताजी ने क्या किया। अरे जो जिंदगी तुम जी रहे हो, इस देश के करोड़ों लोगों का सपना है वो जीवन जीना जिसकी तुम्हें वैल्यू नहीं है। तो हमेशा शुक्रिया प्लस सब्र, टफ टाइम में सब्र। अब तुम लोगों को जो मेहनत करनी है ना, अपना एक टारगेट बना लो। जैसे हरियाणा में हर किसी बच्चे का टारगेट हो कि मैं CET सेकेंड जो मेरा मेंस है उसको बहुत बढ़िया करूं। जिन लोगों से 2025 में गलती रह गई, CET के लिए पढ़े ही नहीं है, 42 पे 48 पे 52 पे बैठे रह गए, वो ये बात माने कि हाँ उनसे गलती हुई है। अपनी चीज़ों के लिए ना खुद को जिम्मेदार मानो कि यार मेरी गलती रही, मैं नहीं पढ़ा या मैं नहीं पढ़ी। अगर आज तुम 52 नंबर लेके बैठे हो तो यहीं इसी क्लास में 80 वाले भी तो बैठे हैं ना। तुम में और उसमें अंतर कैसे आ गया? हम तो सेम ही पढ़ा रहे थे, उस 80 वाले ने हमारी बातों को ज्यादा सुना, रिवाइज ज्यादा किया, सेल्फ पे काम किया, क्योंकि दोनों को गाइडेंस तो एक ही इंसान ने दी थी, तब भी वो अलग अलग रिजल्ट आए। 52 वाला ये सोचे कि मैं कैसे बेहतर करूं, अपने लूज जो पॉइंट्स है ना, कमजोरी, उन पे काम करो बेटा और बेहतर बनो। तो ये दो चीजें ध्यान रख के अपने CET को टारगेट करो और कम से कम मन में ये सोचो कि यार 26 को खाली नहीं जाने देंगे। पहले दिन से 1 जनवरी से और जब 31 दिसंबर होगा, आज ही का दिन, अगले साल, इस एक साल में अपनी पर्सनालिटी पे बेहद बेहतर काम करके ईमानदारी से अच्छे इंसान के रूप में अपनी पहचान बना के ईश्वर का हमेशा ध्यान रखेंगे। कहीं ना कहीं कोई तो देख ही रहा होता है बेटा, इतना बड़ा ब्रह्मांड सिर्फ साइंटिस्ट नहीं चला सकते थे। और मेहनत करते जाएंगे, फिर देखना बेटा वो घड़ी तुम्हें बहुत आसानी से अचीव करना, ये लगेगा कि हाँ हम भी घड़ी तक पहुंच सकते हैं। घड़ी हमेशा अपने दिमाग में रखो कि अपनी जिंदगी की घड़ी बदलनी है, वो घड़ी हासिल करके। और वो घड़ी ICS की वैसे ही नहीं मिलेगी,
वो मिलेगी जब वहां से यहाँ तक का सफर तय करोगे। ये देखने में छोटा सा है, यहाँ आने में कितने 2 कदम लगने हैं, लेकिन बेटा यहाँ आने के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा। जब तुम्हें भी लोग सुने, तुम्हें भी माइक मिले और तुम बताओ कि मैंने कितना स्ट्रगल किया, मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, फिर भी मैं लड़ा या मैं उनसे जूझ के आगे बढ़ती रही, तब वो दिन जिस दिन होगा ना, उस दिन का सपना लेके अब मेहनत करनी है, अपना एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो खूब पढ़ो, खुश रहो, मेहनत करो। और ठीक है, हंसना, मजे करना, मस्ती करना गलत नहीं है, लेकिन बेटा हमेशा अपने फोकस को एक गोल पे रखना कि मेरी एनर्जी खराब ना हो, मुझे सारा ध्यान दिमाग अपने उस फोकस पे रखना है कि जिंदगी बेहतर बनानी है, एक अच्छी जिंदगी जीनी है। हमेशा हाथ नहीं फैलाते रहना, इस लायक बनना है कि तुम्हारे फादर की भी तुम हेल्प कर सको। उनको 2 लाख 4 लाख रुपए की ज़रूरत हो तो तुम कह सको कि पापा आप चिंता मत करो, मेरे पास हैं, या मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी। वो जो होता है ना बेटा, वो कॉन्फिडेंस वो तब आता है जब आप कमाने लगते हैं। और पेरेंट्स का मान ऊंचा तभी होता है जब बेटा बेटी, हमारी कम से कम इंडियन सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब को आज भी भगवान के बराबर ही मानते हैं। कि किसी का बेटा लग गया ना, तो उसके फादर का, अब देखा था कल परसों उसके दादा आए हुए थे, वो कितने खुश थे। जो मिस्त्री बता रहे थे, मिस्त्री का काम करते थे, उस लड़के की नौकरी लग गई तो उसके दादा को ज्यादा खुशी हुई कि भाई मेरा पोता लग गया। तो वो खुशी का हक तुम्हारे घर वालों को भी है। खूब पढ़ना है, जो कमी रह गई अगले साल में वो कमियां मत छोड़ना, बहुत बेहतर करना। और सबसे बढ़िया, कुछ भी जब तक नहीं मिलता ना, तब तक ये सोचो कि ग्रुप डी आ गया तो हम डी में ही लग जाएंगे। इतनी मेहनत कर लो कि एक पेपर उसमें टॉप करके और अपनी पोजीशन हासिल कर लो, फिर आगे पढ़ते रहना। पढ़ाई से मना नहीं है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा रास्ते खुले होते हैं। ठीक है, चलो बस बेटा, ये ताली बेशक मत बजाओ, सोचो हमें काम करना है। चलो जिलेवार परिचय पढ़ेंगे। हमने आधे जिले तो पढ़ ही लिए, आज ये तीसरा टॉपिक पूरा हो जाएगा तुम्हारा। मैं अपनी स्पीड से इसको जनवरी में काफी हद तक खींच दूंगी किताब को। पेज नंबर शायद हम 13 पर आ गए थे, देखना। सिरसा, कुरुक्षेत्र तक पढ़ लिया था। ठीक है, मुझे बताओ जल महल कहाँ है? जल महल कहाँ है? नारनौल में। अपने हरियाणा में सबसे ज्यादा आबादी किस जिले की है? कितने लाख की आबादी है? मैंने कल तुम्हें बताया था 2026 में टारगेट करके, वो जो 84वां संविधान संशोधन था ना, सीट ना बदलने वाला, उसके लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया। और सरकार कह रही है कि हम 27 तक जनगणना करके और फिर अपना, तुम देखोगे तुरंत से सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये सीट्स बढ़ाएंगे। सीट्स बढ़ेंगी, एमएलएस की भी, एमपीज की भी। और 2 साल बाद तुम देखोगे वो प्रतिशतता जो महिलाओं की मोदी जी ने, कौन सा अमेंडमेंट था, 106वां, उसको भी लागू कर देंगे 2029 में। एकदम से काम नहीं होता, काम का बैकग्राउंड तैयार होना स्टार्ट हो गया हमारे सामने। अब जनगणना की ड्यूटीज पे टीचर्स को भेजना स्टार्ट कर देंगे। चलो पेज नंबर 13 पर हम हैं, सिरसा पढ़ रहे हैं। जब सिरसा का जिक्र आता है तो कुछ बेसिक बातें हर एक के दिमाग में आए। सिरसा हमारे हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। किस हिसाब से? क्षेत्रफल। सिरसा में हरियाणा की सबसे ज्यादा गाय हैं, सबसे ज्यादा सब्जी हैं, सबसे ज्यादा फल हैं, और एरिया तो है ही। इतना बड़ा है, आबादी इसकी कंपैरेटिवली कम है उस बड़े के अनुसार, इसीलिए यहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 303 व्यक्ति रहते हैं। जबकि इसको अगर आप कंपेयर करो फरीदाबाद से तो 2 4 4 2, कहाँ 2500 और कहाँ 300, कई गुना का फर्क हो गया ना। ये लगा लो कितने गुना इससे फालतू यहाँ लोग हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सिरसा में लोगों के रहने का एरिया ज्यादा अवेलेबल है, क्योंकि टोटल एरिया भी इसका कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर। और सिरसा में बागवानी के ऊपर बड़े लेवल पे काम है। किन्नू आप देख रहे हो आजकल मार्केट में है, किन्नू के बड़े बड़े बाग लगे हुए हैं बेटा सिरसा में। और सिरसा की खास बात यह है कि सिरसा की बेल्ट पंजाब से भी लंबी सीमा टच करती है और राजस्थान से भी। इसीलिए आपको सिरसा में सिख कम्युनिटी भी काफी ज्यादा मिल जाएगी, क्योंकि पंजाब से लगता एरिया है ना, तो सिख कम्युनिटी भी काफी है। पढ़ के देखो, सिरसा 1 सितंबर 1975 को बना, हेडक्वार्टर सेम। एरिया इसका इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो, 4277 वर्ग किलोमीटर। यहाँ सर्वाधिक लिख लो, सबसे बड़ा एरिया सिरसा का है, सर्वाधिक। तहसील इसकी है सिरसा डबवाली। एक बार बोर्ड पर देखो, एक घास होती है बेटा, डाब, डाब, उससे बना है डाब वाली, और थोड़ा चेंज करके कर दिया डब वाली।
तो डाब की घास यहाँ ज्यादा थी, इसलिए इसका नाम पड़ गया था डब वाली। अंडरलाइन कर दो, यहाँ घास लिख लो, डाब घास का प्रकार है। एलना बाद टिक करना। एक कोई डीसी था बेटा, जो आईसीएस थे, सिविल सर्वेंट्स, अंग्रेजों के जमाने में। तो कहते हैं एक बार बाढ़ आ गई सिरसा में, तो उसकी वाइफ के नाम पर उसने लोगों को कहा कि भाई सब लोग चलो ऊपर जाके बस जाते हैं। पुराने जमाने की बात है, खाली पड़े हुए थे एरिया। तो वहां जो शहर बस गया, ऐसा कहते हैं उसकी पत्नी का नाम एलना था, तो वो उस शहर का नाम ही कर दिया एलनाबाद। पहले ऐसे अपने बेटे के नाम पे, पत्नी के नाम पे ऐसे शहर बसाते थे ना, राजा के नाम पे। तो यहाँ लिख लो, ये एक आदमी की वाइफ का नाम था एलेना, उससे बना एलनाबाद। रानिया एक इंपॉर्टेंट तहसील है, जनसंख्या 12 लाख प्लस है। बस पढ़ते चलो। लिंगानुपात इसका हमारे एवरेज के आसपास ही है। साक्षरता इसकी एवरेज से थोड़ी सी कम है, क्योंकि हमारी एवरेज है 75, इसकी 70, तो नियर अबाउट है। जनघनत्व इसका इंपॉर्टेंट है, 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिखो सबसे कम, सबसे कम। और सबसे ज्यादा किसका है? हाँ, कितना है? 2442, यही लिख लो, 2442 FBD। फरीदाबाद याद है कौन से नंबर का जिला था? 12वां लिख लो यहाँ, 2442 फरीदाबाद। दोनों कंपेयर करो, एक में 303, एक में 2442, वो 2500 के लपेटे में। विशेषताएं पढ़ लो। कपास उत्पादन में अग्रणी, कपास अंडरलाइन कर लो। कपास में आगे तो है सिरसा, लेकिन कॉटन सिटी है पलवल। लिखो यहाँ पर, कॉटन सिटी पलवल। पर प्रोडक्शन ज्यादा किसके पास है? सिरसा के पास। कॉटन सिटी पलवल। स्कूलों की नगरी भी क्या थी? पलवल, वो भी लिख लो वहां। स्कूलों का, विद्यालयों का नगर, स्कूलों का या विद्यालयों का नगर पलवल। चलो सेकंड हाफ में ऊपर देखो, डेरा सच्चा सौदा का हेडक्वार्टर। सबको पता है ना, ये पीछे वो केस में फंस गए थे राम रहीम उनके। हाँ, तो डेरा सच्चा सौदा। अब नहीं आते, पहले क्वेश्चन इसके ऊपर आते थे। फरीदाबाद पे आ जाओ। फरीदाबाद में बार बार जिक्र करती हूँ, किस चीज के कारण पहचान है इसकी? पहले हम किसका हिस्सा थे बेटा? पंजाब। जब पाकिस्तान के पंजाब से हिंदू भागे तो अपने पंजाब की तरफ आ गए। ऊपर का पंजाब पूरा घना बसा था, तो ये कहा भाई इनको कहाँ रखें? रेफ्यूजी कैंप लगते थे, तो डिसाइड किया गया कि पंजाब के दक्षिणी हिस्से में जगह खाली है, अरावली की पहाड़ियां हैं, यहाँ बसा दो इनको। रेफ्यूजीज को वहां शिफ्ट कर दिया। ये हिस्सा हमारा आज फरीदाबाद है। यहाँ शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन रोटी कौन देगा? क्योंकि मेन काम होता है भी कमाएगा कैसे आदमी। तो उस टाइम पे हमारी भारत सरकार ने ये कहा कि यहाँ ना जो थोड़े पैसे वाले लोग हैं उनको बुला लो और यहाँ उद्योग धंधे शुरू करवा दो, जिसमें बड़ी बड़े बिजनेसमैन आएंगे। जमीनें सस्ती दे दी। अब कोई भी बिजनेस वाला आएगा, सस्ती जमीन तुरंत से, उनके पास बेटा पैसा ज्यादा होता, कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। उन्होंने बेटा उद्योग धंधे में पैसा लगा दिया, हमारे लोगों को काम मिल गया, काम मिला तो तनख्वाह मिली, तनख्वाह मिली तो खर्च कर पाए। फिर वहाँ छोटी सी कोई पनवाड़ी की दुकान, कोई छोटा सा ग्रोसरी स्टोर ऐसे खुलने लग गए। देखते 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 जब इनको काम मिलने लगा तो आसपास के लोग भी आके बसने लग गए, और इतना बड़ा कामकाज हो गया कि ये उद्योग नगरी बन गई। अब कोई तुमसे पूछे कि उद्योग नगर किसको कहते हैं? फरीदाबाद। आज की डेट में इसका एरिया सबसे छोटा है, 742 पॉइंट कुछ कह लो या 43 वर्ग किलोमीटर। अभी हम बात कर रहे थे 4277, कहाँ 4200 कहाँ 700, 6 गुना का अंतर हो गया ना। लेकिन यहाँ आबादी बहुत घनी बसी है, कारण काम धंधे ज्यादा हैं, पैसा कमाने का अवसर है। जहाँ बेटा अमीर लोग होते हैं ना, वहाँ काम बना लेते हैं वो। जैसे अमीर आदमी है अगर ज्यादा, तो वो अपने कपड़े खुद तो प्रेस नहीं करेंगे, तो प्रेस वालों को काम मिल गया। वो अपने गाड़ी को खुद नहीं धोएंगे, तो गाड़ी धोने वाले को काम मिल गया। उनके घर में खाना बनाने के लिए किसी को काम मिल जाएगा, सफाई के लिए। यानी जहाँ अमीर लोग होंगे वहाँ छोटे तबके के लिए भी काम निकल आते हैं। भाई उनके घर में गार्डनिंग का शौक है, लगा लिए पौधे, केयर थोड़ी ना करेंगे, केयर करने के लिए माली को काम मिला ना। तो यहाँ पे ना जॉब्स क्रिएट हुई, इसलिए धीरे 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 करके यहाँ क्या बढ़ती चली गई? आबादी। आज यहाँ बहुत बड़ी आबादी है, और हमारे सबसे ज्यादा लोग कहाँ रहते हैं? यहाँ घूमने फिरने के नाम पर अगर कहें तो अरावली में एक झील, बड़कल झील है, जो यहाँ पर है और जिसको देखने लोग जाते हैं। सूरज कुंड का नाम तुमने सुना होगा। हाँ, कहते हैं दिल्ली जिसने बसाई थी अनंगपाल,
उन्हीं की फैमिली में किसी ने सूरज जैसा तालाब, सूरज की शेप का एक तालाब सा बनवा दिया और इसको नाम दे दिया सूरज कुंड। आज यहाँ अरावली हिल्स के पास ही तो है, अरावली हिल्स से घिरा हुआ है, यहीं वो सूरज कुंड का मेला लगता है। 1987 में सबसे पहले लगना स्टार्ट हुआ और हर साल लगता है। ये ज़्यादातर लगता है फरवरी से मार्च, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत गर्मी होती ना बहुत ठंड होती। और पहले था ये लोकल हमारा, लेकिन अब इसमें बेटा इंटरनेशनल लेवल के देश भी आके इसके और तो ना भागीदार कि भाई हमारे भी स्टॉल्स लगवा लो, हम भी अपने यहाँ प्रमोट करेंगे अपनी चीज़ों को। तो कभी यहाँ अफ्रीका से, कभी यूरोप से, कभी ऑस्ट्रेलिया से, अलग अलग जगह एशिया के भी कंट्रीज़ आती हैं और वो हमारे सहभागी राज्य बन जाते हैं। तो उनको हम स्टॉल्स दे देते हैं, फिर उनको थोड़ा अपना कल्चर, अपना खाना, अपनी कोई माला ले आता है, कोई ढोल ले आता है, अपने कपड़े ले आते हैं। और बेटा बहुत करोड़ों का बिजनेस होता है यहाँ। हमारे राज्यपाल यहाँ जाते हैं, कई बार तो हमारे सीएम और जितने बड़े बड़े लोग हैं ना वो सब जाते हैं। कई दिन तक मेला भरा रहता है। जब ऐसा होगा तो हमेशा पैसा आएगा, क्योंकि टूरिस्ट जहाँ जाएगा वहाँ पैसा खर्च करेगा, तो हमारी कमाई का साधन बन गया। कौन सा मेला? सूरज कुंड का मेला। चलो पढ़ो। फरीदाबाद 15 अगस्त 1979 को बना था ये। फरीदाबाद कौन से नंबर का जिला? 12वां। इसका लिख लो, बाकियों के नहीं पूछते। 12वां जिला। हेडक्वार्टर सेम है, एरिया इसका सबसे कम है 741, 42, 47, जो आए वो टिक कर देना। यहाँ लिख लो सबसे कम, इसकी यही खास बात है, सबसे कम एरिया। तहसील पढ़ो फरीदाबाद बल्लभगढ़। पता है बल्लू नाम का, हाँ बल्लू एक जाट था, बल्लभगढ़। बड़खल यहाँ लिख लो झील। सिंचाई का टारगेट बना के बेटा 1947 में बड़खल झील के ऊपर सरकार ने काम किया था आजादी के बाद। टारगेट क्या था इसका? सिंचाई, क्योंकि इस इलाके में पानी कम था ना, अरावली पे जब बारिश हो तो उसका पानी भर जाए, इसलिए बनाई गई थी ये, इस पे काम किया गया। लिख लेना सिंचाई। ये पूछा था बड़कल झील 1947 में किस पर्पज से इसको सरकार ने काम किया? सिंचाई, इरिगेशन। नेक्स्ट पढ़ना, जनसंख्या 18 लाख। इस 18 को डबल अंडरलाइन कर लो, लिखो सर्वाधिक। ये सबसे बड़ी जनसंख्या है तुम्हारी। अब अगर पढ़ेंगे तो हो सकता है 25 लाख क्रॉस कर गए, क्योंकि कितने साल हो गए इस बात को। नेक्स्ट पढ़ लो बस। लिंगानुपात इनका एवरेज के लपेटे में ही है 873। साक्षरता अंडरलाइन करो 83%। पढ़े लिखे खूब है ये गुड़गांव फरीदाबाद। जो पढ़े लिखे बेटा वही तो टैक्स देंगे, पैसा वही कमाएंगे, तो टैक्स पेयर भी हैं ये। जनघनत्व इंपॉर्टेंट है 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक लिख लो। और सबसे कम किसका था? सिरसा, वहां थे 302 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 303। विशेषताएं पढ़ना, औद्योगिक नगर, ये उद्योग धंधे लगाए थे। मैंने कई बार जिक्र किया एस्कॉर्ट ट्रैक्टर का और अपना ये बड़ी बड़ी जेसीबीज का, ये सब यही है। लिख लो यहाँ ट्रैक्टर, जेसीबी, भारी उद्योग धंधे हैं यहाँ। ट्रैक्टर, जेसीबी। हरियाणा की सबसे बड़ी जनसंख्या, यहीं पे लिखो सबसे बड़ा शहर पर जिला सबसे छोटा। उल्टी बात कर रही हूं मैं, जिला है छोटा लेकिन शहर है बड़ा। इसको ऐसे समझो, सोनीपत में हम बैठे हैं, सोनीपत शहर ज्यादा बड़ा थोड़ी है, सोनीपत शहर कुछ किलोमीटर में बसा होगा। तुम सोनीपत शहर को बहुत 1 घंटा भी नहीं लगेगा, पूरा क्रॉस कर जाओगे, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, इतना ही तो है सोनीपत। सोनीपत बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बेटा फरीदाबाद जो है ना वो सबसे बड़ा शहर है। जिला तो है छोटा, सोनीपत उससे बहुत बड़ा जिला है, लेकिन सोनीपत में फिर गांव ज्यादा है बेटा, शहर तो छोटा ही है। फरीदाबाद में गांव उतने नहीं है, शहर बड़ा है। दो अलग बातें समझ में आ रही हैं? जिला बड़ा कौन सा? जिला बड़ा सिरसा, शहर बड़ा, हाँ क्योंकि ज्यादा लोग शहर के एरिया में हैं। ये लिखो, यहाँ लिखो, जहां लिखा है सबसे बड़ी जनसंख्या यहीं लिखो सबसे बड़ा शहर पर जिला सबसे छोटा। सबसे बड़ा शहर पर जिला सबसे छोटा उल्टी बात है, ये एग्जाम में तुम्हें फंसाएगा। वो कहेगा जिलों में सबसे बड़ा है सिरसा पर शहरों में सबसे बड़ा, हाँ तो शहर पूछ रहे हैं, सिटी तो फरीदाबाद के टक्कर में कोई नहीं है। नेक्स्ट पढ़ना, पर्यटन स्थल सूरज कुंड। यहाँ मेला भरता है 1987 से, हाँ वो मैं डिटेल में अलग से पढ़ाऊंगी। सूरज कुंड पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, अभी बस 1987 लिख लो। बड़कल झील, सिंचाई लिख लो 1947 सिंचाई। राजा नाहर सिंह का महल, नाहर सिंह का किला है बेटा यहाँ, नाहर सिंह बड़े आदमी थे हमारे। पानीपत पर आ जाओ। हरियाणा में आज अगर कोई कहे रिफाइनरी तो हमारे दिमाग में आता है पानीपत। पानीपत किससे अलग हुआ था? करनाल से।
1989 में 4 जिले अलग हुए थे, KRPY, यमुनानगर, रेवाड़ी, कौन सा था ये? हाँ करनाल तो, और वो तो पहले ही था, ये कैथल। ये क्या था? पानीपत। 1990 89 में पूरा अलग रहा, अलग हुआ नवंबर में, 90 रहा। 1991 के जुलाई में इसने कहा मुझे अलग नहीं रहना, मैं तो वापस किसके साथ हूँ? करनाल। 6 महीने बाद इसको फील हुआ नहीं अलग ही ठीक है। फिर 1 जनवरी 1992 में पूर्ण रूप से कह दिया अपना काम अलग करो। तब से पानीपत एक अलग जिले के रूप में मान्यता है। यानी पानीपत 2 बार बना है। कब कब? 89 में और 92 में। पानीपत की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ पर पेट्रोलियम का काम होता है और यहाँ बहुत बड़ी रिफाइनरी लगी है। पहले ना रिफाइनरी के लिए कच्चा तेल आता था बाहर से, ट्रेन जाती थी, लेकिन अब कई साल पहले ऐसे पाइपलाइन बिछा दी अंडरग्राउंड, और ये सोनीपत से जाके पानीपत तक, पीछे से आती है बेटा गुजरात से, तो वहां से कच्चा तेल, बदबूदार गाढ़ा कच्चा तेल जो धरती में से निकलता है पानी के नीचे से, मरी हुई मछलियां और जितने एक्वेटिक एनिमल्स है ना, इनके नीचे दबने से, गलने से, सड़ने से वो तेल बनता है, तो बहुत बदबूदार होता है। वो धरती के नीचे यहीं पाइपलाइन के थ्रू भेजते हैं, और यहाँ बहुत बड़ी रिफाइनरी बना रखी है जिसमें अलग अलग टेम्परेचर मेंटेन करके उस काले गाढ़े बदबूदार कच्चे तेल से, क्रूड ऑयल जिसे कहते हैं, उसी से बना लेते हैं पेट्रोल, उसी से बना लेते हैं डीजल, उसी से केरोसिन ऑयल, और जो अब तुम सर्दियों में हाथ फट जाते हैं हम वैसलीन इस्तेमाल करते हैं ना, उस पे लिखा होता है पेट्रोलियम जेली, वो भी इसी का एक बाय प्रोडक्ट है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इस काले गाढ़े बदबूदार कच्चे तेल से बनती हैं। हमारी पहचान बन गई। रिफाइनरी का पूरा एक एरिया है, कॉम्प्लेक्स है, वहीं लोग रहते हैं, वहीं उनके परिवार हैं, तो एक बहुत बड़ा एरिया काम कर रहा है। पानीपत की पहचान है ये। आ गया समझ में ये? इसके अलावा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल है तो देश का होगा, फर्टिलाइजर है तो क्या करता होगा? उर्वरक। हाँ, उर्वरक बनाता है। और ये फर्टिलाइजर्स, क्योंकि हम खेती में नंबर 1 है, तो हमारे और भी काम के हैं, NFL, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटा बहुत बड़ा काम था पानीपत में मशीनों का। तो ना पहले बिजली में फ्लक्चुएशन आती थी पुराने टाइम में, अब तो तुम्हें नहीं पता, लेकिन पहले क्या था, एकदम से लाइट तेज हुई, फ्रिज जल गया, लाइट कम हो गई, टीवी जल गया, ऐसे नॉर्मल बात थी, मोटर उसकी जल गई। अब क्या कर दिया, अब ऐसा ये अप्लायंसेस में कुछ फिट कर दिया है जिससे कि मोटर ना जले अगर लाइट में अब तो होती भी नहीं है, पर पहले फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा थी। उस टाइम पर ना यहाँ पर एक कैप्टिव संयंत्र बनाया था ताकि ये बड़ी बड़ी मशीनें कहीं जल के खराब ना हो जाएं। तो हमारे यहाँ एक बड़ा कैप्टिव संयंत्र कहाँ बनाया गया था? पानीपत में। पानीपत वैसे पहचान है बुनकर नगरी के रूप में। सबसे ज्यादा बुनकर जो कपड़े बुनते हैं बेटा, पहले ये काम ना गांव में करते थे। जो लोग कपड़े बुनने का काम करते थे, एक अलग ये मानते थे कम्युनिटी जिनका काम था कपड़े बुनने का। क्या कहते थे उन लोगों को? नहीं, हिंदी में क्या बोलते? जुलाहे। जुलाहे, जुलाहे जो थे ना, कम्युनिटी थी। ये जुलाहे पुश्तैनी पुराने टाइम से काम, कपड़े का काम करते थे। धीरे 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 इसका व्यापार होने लगा, और फिर एक टाइम आया जब बुनकरों ने अपनी पहचान ऐसी बना ली कि पानीपत का नाम ही पड़ गया वीवर्स सिटी, यानी बुनकरों की नगरी। अब अगर आज रियलिटी की बात करूं तो बहुत कम काम धंधे हैं जो ओरिजिनल हैं। लगभग लोगों ने पुराने काम बंद कर दिए और सब बाहर से विदेशी माल लाते हैं। जितनी बेडशीट्स आज पानीपत में बिकती हैं उसका मेजर हिस्सा चाइनीज है। पुराना चाइना से पुराना हमारे जो लिंक थे उनको हमने पानीपत में भी अपना एस्टैब्लिश कर लिया। चलो पढ़ के देखो पानीपत। 1 नवंबर 1989, यहाँ KRPY लिख लो, कृपा हुई थी और हमारे 4 जिले बने थे, KRPY। फिर यहीं लिख लो 1990 कब हुआ था अलग? फिर ये 91 लिखो, 1991 अलग हो गया। जुलाई 1991 नहीं, अलग नहीं, मिला दिया। 1991 मिला दिया। किसमें मिला दिया? करनाल। फिर लिखो 1 जनवरी 1992 पूर्ण रूप से अलग हुआ, तब से अलग ही है। फिर 1 जनवरी 1992 पूर्ण रूप से अलग। तो 89, 91, 92 3 साल हैं इसके। पहले अलग हुआ, फिर मिल गया, फिर अलग हो गया। तो अगर पूछें कि दोबारा पूर्ण रूप से कब अलग हुआ? 1 जनवरी 1992। पहले कृपा कब हुई थी? 1 नवंबर 1989।
फिर ये कब वापस जाके चिपक गया? 91 में। पढ़ना, हेडक्वार्टर सेम, क्षेत्रफल 1268, तहसीलें हैं पानीपत, इसराना, समालका, जनसंख्या 12 लाख, लिंगानुपात ठीक है, कम ही है, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया है नहीं, 861, साक्षरता इसकी बिल्कुल प्रॉपर जो हमारी है 75% एवरेज की, जनघनत्व इसका ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है। विशेषताएं पढ़ लो, ऐतिहासिक 3 युद्ध स्थल, सबको पता है ये किसकी बात कर रहा है? पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा, कब कब हुए थे? 1526, 1556, 1761। यहाँ शॉर्ट में लिख लो ये, जैसे आज तो ये नॉर्मल लग रहा है, लेकिन 3 महीने बाद अगर पेपर हुआ, 2.5 महीने बाद, तो फिर लगेगा एक बार रिवाइज हो जाए, रिवीजन में हेल्प कर देगा। यहीं लिख लो, ये पानीपत का पहला युद्ध, ये दूसरा, ये तीसरा। कौन था पहले में? हमारे यहाँ कौन था? हमारा अपना, हमारा था इब्राहिम लोदी, और बाहर से कौन आया था? बाबर। बाबर बाहर का था। दूसरे में हमारा कौन था? हमारा हेमू, हमारा हेमू। बाहर से आया था अकबर। यानी दादा और पोता पहले और दूसरे युद्ध के थे। पहले युद्ध में दादा, अकबर का ही तो पोता, ये दादा है बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, तो ये तो इनके खानदान के ही हैं। ये अलग था, हमारे थे मराठे, और बाहर से आया था अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली, ये बाहर का था। तो पीछे वाले जितने लोग हैं ये बाहर के हैं, जो इस तरफ हैं ये आपके हैं। इब्राहिम लोदी, ये कौन थे बेटा? कौन सी कम्युनिटी का था इब्राहिम लोदी? पठान था ये, पठान, अफगानिस्तान के। एक ही पठानों ने तुम्हारे दिल्ली पे राज किया है। दिल्ली सल्तनत में एक कम्युनिटी पठानों की थी, ये इब्राहिम लोदी। हाँ, पठान थे तो सारे ही मुस्लिम, बाबर भी मुसलमान था वो भी, लेकिन ये पठान थे। अफगानिस्तान से एक कम्युनिटी ने दिल्ली सल्तनत पे राज किया, लोदी वंश, जिसके 3 इंपॉर्टेंट हैं, एक बहलोल लोदी, एक सिकंदर लोदी, एक इब्राहिम। ये 1517 में राजपाट में आया, और 26 में ये इकलौता है जो लड़ते हुए मर गया था। पानीपत में ही इसकी कब्र है, मकबरा वहीं बना दिया। चलो आगे पढ़ना, इसके 3 युद्ध हमने लिख लिए। हथकरघा, हथकरघा क्या होता है? हाथ से कपड़ा बनाना, वही लिख लो यहाँ। बुनकर, बुनकर नगरी, वीवर्स सिटी, जुलाहे होते हैं वो, जुलाहे। कबीर का पालन पोषण, पता है ना, कबीर को उसकी माँ ने पानी में छोड़ दिया था। हाँ, नीरू और नीमा जुलाहे थे ना कबीर के, जो बाद में माँ बाप बने थे। पर्यटन स्थल पर आ जाओ। काला आम, कहते हैं यहाँ एक आम का पेड़ है, बिल्कुल वो काला हो गया था उस टाइम पे, इतना खून बहा और ये सब हुआ तो उसका नाम पड़ गया काला अम्ब। काबुली बाग मस्जिद, बाबर ने अपनी पत्नी की याद में बनवाई थी, लिख लो यहाँ, बाबर की पत्नी थी ये, 1527 में बाबर की पत्नी, काबुली। और इसके बाद पानीपत में एक देवी मंदिर है और युद्ध स्मारक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, यमुना नगर, नाम है एक नदी के नाम पर, जो हमारी इंपॉर्टेंट नदी है, यमुना नगर। थोड़ा सा सुन लो फिर पढ़ लेंगे। यमुना नगर अपने हरियाणा की पहचान इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से एंटर करती है यमुना। हरियाणा इसी के ऊपर डिपेंड है बेटा पानी के लिए। जो ये घग्गर है ना, इसमें तो पानी आता है थोड़ा, यमुना है सदा नीरा, हमेशा पानी रहेगा। जनवरी से दिसंबर तक इसका पानी खत्म नहीं होता, कम ज्यादा होता है लेकिन सदा बहता रहता है, क्योंकि ये नदी यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, ये आती है ऊपर से, बंदर पूंछ की हिमानी पश्चिमी ढाल, गढ़वाल हिमालय से। यमुना नगर जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो यहाँ जंगल का एरिया बहुत ज्यादा है और इस जंगल में है साल के पेड़। जहाँ पेड़ ज्यादा होता है ना, वहाँ टिम्बर वर्क का काम होता है। टिम्बर होती है बेटा लकड़ी, इसीलिए कहते हैं यहाँ एक मार्केट है बहुत पुरानी, जहाँ 100-150 साल पुरानी, जहाँ कुछ दुकानें उस टाइम की आज भी चल रही हैं। जो पुश्तैनी होता है ना कि दादा परदादा पुराने टाइम से लकड़ी का काम था, तो यहाँ लकड़ी का बहुत बड़ा काम है, काज है, और बड़ी मंडी है जहाँ लकड़ियाँ खरीदी और बेची जाती हैं। यमुना नगर में एक बहुत बड़ा इलाका है, पूरा लश ग्रीन एरिया, उसके बीच में से रोड निकलता है। एक तरफ जो एरिया है उसे कह दिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक तरफ कह दिया नेशनल पार्क। दोनों एक ही हैं, एक जैसे पेड़ हैं, बस एक नेशनल पार्क है और एक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों का नाम भी एक ही है, कलेसर। खास बात क्या है, इस कलेसर में एक सिंदूर का पेड़ है।
सिंदूर जो बहुत सारी औरतें पहले पाउडर टाइप रेड सा नहीं लगाती थी, वो सिंदूर नॉर्मली मिलता नहीं है, लेकिन हमारे हरियाणा में एक ही पेड़ है सिंदूर का। कहाँ मिलेगा वो? कलेसर, यमुनानगर में। बाकी यमुनानगर की बाउंड्री टच करती है जो पहाड़ी इलाके हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी को, इन तीनों को टच करती है यमुनानगर की बाउंड्री। अब थोड़ा सा पढ़ लो। स्थापना 1 नवंबर 1989, मतलब कृपा वाला था। हेडक्वार्टर सेम है। क्षेत्रफल 1768, ठीक ठाक सी बढ़िया इसके पास एरिया है। तहसीलों में पढ़ो, यमुनानगर, जगाधरी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, अंडरलाइन कर लो, जगाधरी। और एक रादौर, ठीक है, छछरौली भी टिक कर लो। हरियाणा का चेरापूंजी, भाई पेड़ ज्यादा है तो बारिश ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है, लिख लो हरियाणा का चेरापूंजी। चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय में। तो ये हरियाणा का चेरापूंजी, छछरौली। बारिश ज्यादा, बारिश ज्यादा, हरियाणा का चेरापूंजी। बारिश का कारण क्या बताया? साल के पेड़, पेड़ हैं तो इवेपोरेशन वो होता रहता है, बार बार पानी, इजीली वहां बारिश हो जाती है। जनसंख्या 12 लाख तो नॉर्मल है। लिंगानुपात इसका 870, वही एवरेज के आसपास। पढ़ाई लिखाई इसकी एवरेज से थोड़ी बढ़िया है, 78। जनघनत्व इसका ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा, ठीक ठाक सा। विशेषताएं टिक कर लो, लकड़ी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लाईवुड का कामकाज, प्लाईवुड उद्योग, लकड़ी के लिए यहाँ पर पेड़ हैं। किस चीज के पेड़ हैं? साल के, लिख लो यहाँ, साल वृक्षों की अधिकता, साल वृक्षों की अधिकता। और किस चीज का पेड़ बताया? सिंदूर का, सिंदूर का पेड़, साल वृक्षों की अधिकता, सिंदूर का पेड़। और क्योंकि पेड़ ज्यादा हैं, जंगल ज्यादा हैं, इसीलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और नेशनल पार्क भी है। भाई पेड़ों से तो संबंध है ना, खाली जगह पार्क कैसे बनाओगे? तो लिख लो कलेसर, NP नेशनल पार्क प्लस WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों हैं यहाँ पेड़ों के कारण। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्लस नेशनल पार्क, पेड़ अधिक। नेक्स्ट देखो, हथनी कुंड बैराज, सुना है तुमने ये नाम? हाँ, क्या है हथनी कुंड बैराज? जो हमारी ये नदी है, कौन सी नदी? हाँ, यमुना। ये बेटा वैसे मैं और डिटेल पढ़ाऊंगी जब नदियां पढ़ाऊंगी, फिर भी एक बार समझ लो ताकि तुम्हें दुखी ना करे। किस शेप में बहती है यमुना? जब नदी में पानी ज्यादा होगा तो सीधा नहीं बहेगा, वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बहेगा। अगर कम होगा तो एक धारा की तरह कम पानी बहेगा। सर्पाकार है, नाम है यमुना, यम की बहन है और सूर्य की पुत्री है। यम यमराज उनकी बहन और सूर्य ताकत का प्रतीक। अब ये जब आपके राज्य में आती है, उससे पहले इसमें बहुत पानी था, लेकिन आपके यहाँ जब ये आई तो उस पानी को आपने रोका कि भाई यहीं इस पानी को रोक लें। ये सबको पता है कि पानी किसी एक राज्य का नहीं होता, पानी तो जहां जहां बहेगा सब कहेंगे हमारा है हमारा है। तो एक तरीका होता है पानी को इस्तेमाल करने का। जब ये नदी हमारे हरियाणा में एंटर हुई तो हमने इसके पानी के फ्लो को यहाँ थोड़ा सा स्लो कर दिया, और पानी को रोकने का तरीका होता है बैराज बना लिया। बांध ऊंचा होता है, बैराज हाइट में कम। अगर नदी बहुत बड़ी हो तो बैराज से काम नहीं चलता, क्या बनाना पड़ता है? बांध। लेकिन अगर पानी थोड़ा कम हो तो बैराज से काम चल जाता है। आपने इसको एक तरह से स्टॉप किया पानी को, और इस पानी को आपने डिवाइड कर दिया, दो अलग तरफ ये पानी बांट दिया, यहाँ एक तरह से ब्लॉक करके, और पानी को अलग डायरेक्शंस में बांट दिया। इस बैराज से कुछ पानी आगे भी जाएगा, तो 3 हिस्सों में पानी बटा। एक हमने अपने हरियाणा की तरफ मोड़ लिया, एक पानी चला गया यूपी की तरफ, और एक चला गया यहाँ, क्या है ये? दिल्ली। अब दिल्ली की नदी भी तो यही है, दिल्ली के पास तो कुछ और है भी नहीं। तो ये पानी 3 हिस्सों में बट गया। यहाँ से पानी लेके हमने अपना, उन्होंने जो किया वो किया, हमने क्या किया, इस पानी में से पतले पतले चैनल्स, जिसे हम कहते हैं नहरों की शाखाएं, ऐसे निकाल दी बेटा, और फिर पूरे आगे तक हमने पानी पहुंचा दिया। यानी ये नहर जिसको हमने बनाया है, ये मेन नहर मान लो, इसे आप कहते हो, क्योंकि 2 डायरेक्शन है ना, इस तरफ होती है बेटा पूर्वी, तो इसे नाम दिया गया पूर्वी यमुना नहर, और इसे नाम दिया गया पश्चिमी यमुना नहर। इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो पश्चिमी को वेस्टर्न कहते हैं, वेस्टर्न। वाई का यमुना और सी का कैनाल, तो इसका नाम पड़ गया, अगर इंग्लिश में देखें WYC,
तो हम जिस पानी के कारण आज हरियाणा बासमती चावल में कहता है बहुत बढ़िया है, या हमारे खेती में नंबर बहुत बढ़िया है, तो उसका बड़ा कारण ये नहर है। अगर ये पानी आप तक ना आता तो आपकी बस ये जो जीटी रोड की पट्टी है ना, इसके उधर के गांव यमुना से लगते हैं। सोनीपत में जहां मैं ये क्लास ले रही हूँ, हमारे आसपास यमुना थोड़ी है, यमुना बहती है बेटा पीछे मुरथल के भी और आगे की तरफ जो वो पट्टी है, जिसको हम कह देते हैं खादर का इलाका। खादर का इलाका तो आपके कुछ गांव ही आते, यहाँ तक पानी थोड़ी ना आता है। लेकिन आप उस नहर के किनारे वो नहर निकाल के अपनी, और पूरे हरियाणा में हमने जाल बिछा दिया। और बेटा इसी कारण से हरियाणा ये दम भरता है कि हम खेती में छोटे एरिया को लेकर भी प्रोडक्शन बहुत बढ़िया कर पाते हैं। ये पानी यहाँ से जो आगे जा रहा है कहाँ तक जाएगा? दिल्ली। दिल्ली में जब ये पानी जाता है ना, उससे पहले भी ओखला में हमने एक और बैराज बना दिया। अपने ओखला है दिल्ली का पार्ट, लेकिन वहां एक नहर बना दी जिसका नाम है गुड़गांव नहर। तो उससे फिर आपके गुड़गांव की तरफ पानी जाता है, और बाकी चीजों में फरीदाबाद साइड में भी। अब ये देखो, इस नदी पर हमने 2 बैराज बना दिए। इसकी इंपॉर्टेंस खैर कम है, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा। क्या नाम है इसका? हथनी कुंड बैराज। ओखला वाला दिल्ली में है, ये हमारा है। यहाँ ना आज तुम्हें लगेगा हमने अब किया, अब नहीं किया ये काम बेटा बहुत पुराने टाइम में जो लड़का था ना एक यंग पृथ्वीराज चौहान, याद है तुम्हें? उसके टाइम में ये कच्ची खोद दी गई थी। उसके बाद फिर इस पे काम किया जिन लोगों ने नहरों पे काम किया था। नहरों, शाह ए नहर, शाह ए शहर, फिरोज शाह तुगलक, तुगलकों ने काम किया। लेकिन तुगलक जिस जमाने में आए थे उनसे पहले काम कर चुका था चौहान। बस फर्क इतना था, चौहान ने कच्चा काम किया था, तुगलक ने थोड़ा सा काम पक्का कर दिया। लेकिन फिर इस नहर में ना गाद इकट्ठा हो गया, पानी के साथ बहुत गंदगी भी तो बह के आती है। पानी रुकने लगा, ब्लॉकेज हो गई, बहुत मतलब कई कई मीटर की गाद, रेत और गंदगी इकट्ठी हो गई। तो इस काम को हल्का करने के लिए इस नदी पर इससे 1.5 किलोमीटर दूरी पर एक दूसरा ऐसा ही बैराज बना दिया गया। तो अब ये 2 हैं, एक का नाम है हथनी कुंड, एक का नाम है ताजेवाला। रिप्लेसमेंट मान लो, बात एक ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 1.5-2 किलोमीटर में क्या ही अंतर आता है, दोनों एक ही काम करते हैं, बस एक पुराना है एक नया। तो चलो ये टिक कर लो, बैराज। हम पहुंचे हथनी कुंड बैराज। समझ में आ गई इसकी कहानी? कौन सी नहर तुम्हारी तरफ आती है यहाँ से? कौन सी? यमुना, पश्चिमी यमुना। यहाँ लिख लो, पश्चिमी यमुना नहर। उसकी एंट्री वो बना रखी है तुमने इस बैराज के बाद अपनी तरफ, पश्चिमी यमुना नहर। और पूर्वी कहाँ चली गई? वो यूपी में। वो उसके बाद उनके पास तो ढेर पानी है। हमारे यहाँ पश्चिमी यमुना नहर सिरसा तक जाती है बेटा इसकी शाखाएं। तो कितना पानी हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पढ़ना, पर्यटन स्थल में कपाल मोचन, आदि बद्री फेमस जगह है, और हथिनी कुंड, पंचमुखी हनुमान मंदिर। हनुमान के कितने मुख? 5। रेवाड़ी पर आ जाओ। रेवाड़ी में शायद मैंने कल पलवल में जिक्र किया था, वो गांधी वाला बताया था। रेवाड़ी की इंपॉर्टेंस क्या है? रेवाड़ी के कुछ शहर लगातार उभर रहे हैं, और ये एक बार बोर्ड पर देखो, ये गुड़गांव है मान लो, गुरुग्राम। इससे आगे क्या पड़ता है? रेवाड़ी। और इससे आगे पड़ता है महेंद्रगढ़। तो रेवाड़ी पे कुछ कुछ असर तो होगा ना गुड़गांव का। यहाँ भी कई ऐसे शहर हैं छोटे जो लगातार उभर रहे हैं, जिसे कहते हैं उभरती औद्योगिक नगरी। बावल का नाम सुना है? बावल का इसी का पार्ट है, पढ़ के देखो। रेवाड़ी 1 नवंबर 1989 कृपा वाला था ये। मुख्यालय सेम है, क्षेत्रफल 1594, ना बहुत छोटा 700 जितना, ना 4000 जितना बड़ा, ठीक ठीक सा। तहसीलें हैं रेवाड़ी, कोसली, बावल। कोसली बावल टिक कर लो, फेमस शहर हैं इसके। जनसंख्या इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अब बढ़ गई होगी। जब ये शहर बढ़ेंगे तो आबादी अपने आप बढ़ती है। लिंगानुपात इसका बाकियों से बेहतर है, क्योंकि बाकी एवरेज हमारा 879 है। साक्षरता भी इसकी 80.2, तो ज्यादा है। सबसे ज्यादा आदमी यहीं पढ़े लिखे हैं बेटा, लिख लो। सर्वाधिक पुरुष, साक्षर पुरुष, सर्वाधिक साक्षर पुरुष वो रेवाड़ी के हैं। टोटल पढ़े लिखे ज्यादा हैं गुड़गांव के, औरतें ज्यादा हैं गुड़गांव की, लेकिन आदमी ज्यादा है रेवाड़ी। तो देखो गुड़गांव रेवाड़ी मिलते जुलते ही तो हैं। टोटल पढ़े लिखे कहाँ हैं? गुड़गांव। औरतें, लेकिन आदमी रेवाड़ी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मेल सर्वाधिक पढ़े लिखे हैं रेवाड़ी के। जनघनत्व पढ़ लो 565 है। विशेषताएं पढ़ना, सैन्य परंपरा, सैनिक बहुत ज्यादा है रेवाड़ी के, वीरों की नगरी है ये भी। और औद्योगिक क्षेत्र तो बढ़ ही रहा है अब। शहीद राव तुलाराम की भूमि। राव तुलाराम का नाम तुमने सुना है?
ठीक है, राव तुलाराम ने क्या किया था बेटा? एक बहुत बुजुर्ग का नाम तुम्हें याद है, दादा भाई नौरोजी? कब पैदा हुए थे? 1825 में। दादा, ध्यान से सुनना अब, जब दादा पैदा हुए थे ना, दादा भाई नौरोजी 1825, तो हमारे यहाँ ये आदमी जन्मे थे। क्या नाम था इनका? राव तुलाराम। राव तुलाराम। ये जो राव है ना बेटा, ये परिचय देता है कि ये बैकग्राउंड इनका तगड़ा है, क्योंकि राव एक उपाधि की तरह था। तो राव तुलाराम एक ऐसे परिवार में जन्मे जो औरंगजेब के टाइम से उभर रहा था, और औरंगजेब तो 1707 में मर गया। इसका मतलब इनके पूर्वज ताकतवर रहे होंगे, औरंगजेब के टाइम की मान्यता थी। राव तुलाराम 1825 में जन्मे। उस टाइम अंग्रेज इस देश पे हावी हो गए थे, और अंग्रेजों ने हमारे इंडिया को बहुत एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया था। 1857, जिसे आप कहते हैं 1857 की क्रांति, उसमें राव तुलाराम ने अपने हरियाणा को संभाला, अपनी बेल्ट को, रेवाड़ी वाली बेल्ट को, और कहा भाई हम भी क्रांति में कूदेंगे। राव तुलाराम क्योंकि लोकल लीडर थे, अपने आसपास तो ठीक है, लेकिन बेटा अंग्रेजों से लड़ना तो बहुत बड़ा एक टारगेट था ना। उसके लिए आपके पास हथियार, फौज, सेना, संख्या, सब कुछ चाहिए। तो तुलाराम जी उस टाइम पे कोई बहुत उम्र नहीं हुई थी, 25 से तुम सोचो 50 गए थे, 25 साल प्लस 7 साल, तो अभी तो बहुत छोटी उम्र थी। इतनी यंग एज में क्रांति, यंग था, कोई बहुत एज आदमी नहीं है, क्रांति में कूद पड़े। फाइनली हार का सामना करना पड़ा। वो तो हम देश में देखें, पूरा देश ही हमारा हार गया था, हार गए। लेकिन ये अंग्रेजों के हाथ नहीं आए, ये यहाँ से भाग गए अपनी जान बचाने के लिए कि दोबारा इकट्ठे होकर लड़ेंगे। और फिर कहते हैं कि ये यहाँ से भाग के हरियाणा पंजाब से और चले गए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान वहीं रहे, और वहीं बेटा 1860 शायद 3 में हुई थी, 1863 में सितंबर में इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ जो हुई थी वो काबुल में हुई थी। वहीं पर जब इनकी डेथ हुई, उसी दिन को हम हरियाणा में शहीदी दिवस मनाते हैं, और आज भी तुलाराम जी की बहुत रिस्पेक्ट है। और जो ये परिवार आज तुम्हें राजनीति में दिखता है ना, राव नाम के जितने लोग हैं, चाहे वो राव वीरेंद्र सिंह थे, राव इंद्रजीत सिंह, ये सब इनके वंशज हैं। राव युधिष्ठिर का नाम नहीं सुना तो सुन लो, वो हरियाणा के पहले आदमी हैं जिन्होंने जमीन दान दी थी। किस चीज के लिए? गौशाला बनवाने के लिए। राव युधिष्ठिर इनके बेटे थे। राव तुलाराम के ही बेटे हैं राव युधिष्ठिर, जिन्होंने हरियाणा में पहली गौशाला बनवाई थी रेवाड़ी में। कहते हैं दयानंद सरस्वती जी आए हुए थे, बातचीत करते करते चल रहे थे, एक लकड़ी हाथ में ले ली और एक रेखा खींच दी। जहां तक रेखा खींच दी ना, युधिष्ठिर ने कहा कि वो सारी जमीन मैंने दान कर दी, जहां तक ये आपकी रेखा खींच गई। तो उस टाइम पे बेटा जमीनें खाली पड़ी थी, वैल्यू कम थी, वो सारी गौशाला बना दी गई। तो किसने दान किया था वो? राव युधिष्ठिर ने। तुम्हें इसका संधि विच्छेद करना आता है? युद्ध जमा स्थिर, युद्ध में स्थिर। कई लोग इसको युधिष्ठर युधिष्ठर बोलते हैं, ये ठर नहीं है युधिष्ठर, ये युधिष्ठिर है। युद्ध में स्थिर यानी जो युद्ध में जमा रहेगा। तुम्हारी तो क्या बात कर रही हूं मैं, जो ये अपना सोनीपत एंटर करते हैं ना मुरथल साइड से, उसके द्वार पे लिख दिया युधिष्ठर द्वार। तो जिसने भी लिखा, अब किसी नॉर्मल आदमी ने तो लिखा नहीं है, पर क्या वहां से कोई आईएएस नहीं गुजरा, कोई बड़ा पढ़ा लिखा आदमी नहीं गुजरा जिसको दिखाओ कि बेचारे का नाम बिगाड़ दिया? कितना बड़ी हस्ती है, युधिष्ठिर है वो, युद्ध में स्थिर, और उसको बड़ा बड़ा लिख दिया युधिष्ठर द्वार। तो ये हालत है पढ़े लिखे लोगों की। अब मैंने कल सूरजमल का उदाहरण दिया था, मूर्ति बना के उसका पर्दा ही नहीं हटाया, क्योंकि सरकार अलग अलग आदमी की है, चीफ गेस्ट अलग आदमी था। चलो ठीक है बेटा, पढ़ो आगे। हम पहुंचे, रेवाड़ी पढ़ रहे ना, तुलाराम जी। यहां लिखो फटाफट, डेट ऑफ बर्थ 1825, 9 दिसंबर 1825। यहीं लिख लेना, 23 सितंबर 1863 डेथ, 23 सितंबर 1863, 1863 डेथ। शहीदी दिवस, वीर दिवस। 38 साल की उम्र में तो एक्सपायर हो गए हो ना, लिख लो एज 38 साल। यही लिखना, यदुवंशी अहीर। कौन सी कम्युनिटी ज्यादा है यहाँ? यादव सरनेम किसके हैं? जो मानते हैं हम किसके वंश के हैं? और यदुवंशी किसके मानते हैं?
तो यादव, यदुवंशी, कृष्ण, ये सब एक ही कृष्ण के ही वंशज कहलाते हैं, यदुवंशी। इन्हीं को अहीर कह देते हैं, अहीर। तो शहीदी दिवस ही वीर दिवस है, लिख लिया सबने ये 23 सितंबर को ना। नेक्स्ट पे आ जाओ, कैथल। कैथल की सबसे खास बात क्या है? पौराणिक है। हाँ, कैथल की 2-3 इंपॉर्टेंट बातें एक बार बोर्ड पे देख लो। कैथल, अगर प्राचीन बात करूं तो ये है बेटा हनुमान जी की नगरी। हनुमान जी की माँ थी अंजनी, माता अंजनी। कहते हैं अंजनी का टीला यहीं पर है और यहीं पे हनुमान जी का जन्म हुआ था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया कपी स्थल। कपी मतलब बंदर, और बंदरों के हेड हैं हमारे हनुमान, तो वीर हनुमान की नगरी है कैथल। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, कैथल में जब ये युद्ध करने गए थे ना, महाभारत का युद्ध, तो उस टाइम पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम अपने ग्रहों की शांति के लिए एक यज्ञ कर लो, क्योंकि ग्रह अगर पॉजिटिव होंगे तो तुम्हारा भला होगा। तो उस टाइम पे 9 ग्रह माने जाते थे, जिसको आज हम प्लैनेट्स कहते हैं। उस टाइम पे ये 9 थे, प्लूटो भी गिनते होंगे ना। तो इन सबकी एक तरह से शांति के लिए, क्योंकि ग्रह अगर ऊपर नीचे हो तो गड़बड़ होती है, किसी का पूरा खानदान नष्ट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ग्रहों में गड़बड़ तो थी ही, उनके ग्रह नक्षत्र भी खराब थे। इन 9 की शांति के लिए भगवान कृष्ण के कहने पर इन 5 भाइयों ने छोटे 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 कुंड बना दिए, छोटे तालाब टाइप छोटे छोटे से, और फिर यहाँ बैठ के इन्होंने यज्ञ हवन वगैरह किया। तो ये जो नवग्रह है ना, ये खोदने के कारण ये कैथल बन गया नवग्रह कुंड की काशी। काशी बेटा अपना यूपी का इलाका है, बहुत ज्यादा मंदिर है यहाँ हिंदुओं के, सनातनी जो भगवान को मानते हैं। मूर्ति पूजा का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो काशी में क्योंकि मंदिर ज्यादा है, और मंदिर हमारे यहाँ पर एक तो भिवानी में ज्यादा है, और ये कुंड कहें तो ये कैथल में। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारी काशी कहाँ है, तो हमारी 2 काशी हैं, एक भिवानी और एक कैथल। भिवानी मंदिरों की अधिकता के कारण है, और कैथल नवग्रह कुंड के कारण। तो जैसा एग्जाम में क्वेश्चन आए वैसा कर देना। मंदिर बनाने में पैसा ज्यादा लगता है। भिवानी में थे अमीर, बहुत बहुत लोगों ने दान दिया पैसा, वो इतना दान आया कि खूब सारे मंदिर बन गए। जो भिवानी है ना, वो कहलाती है न्यासों की नगरी, धर्मार्थ न्यास, यानी जो धर्म के लिए पैसा दें, ऐसे लोग दान करें कि भाई लो हमने इतने 1000 रुपए दे दिए मंदिर में लगा दो, लो इतने लाख रुपए दे दिए। तो धर्मार्थ न्यासों की नगरी अगर पूछेंगे तो भिवानी, मंदिरों की अधिकता पूछेंगे तो भिवानी, लेकिन अगर कहेंगे नवग्रह कुंड तो तुम कहोगे ये है कैथल। ये 3 पॉइंट यहाँ लिख लो, नीचे जगह मिल रही है ना, यहाँ लिख लो। लिखो धर्मार्थ न्यासों की नगरी। धर्मार्थ न्यास कौन होते हैं? ट्रस्टी, जो पैसा देते हैं दान में कि जी हमारी तरफ से इतना रुपया हमने दान कर दिया। धर्मार्थ न्यासों की नगरी भिवानी, मंदिरों की अधिकता भिवानी। अगर नंबर गिनोगे कितने ज्यादा मंदिर, तो भिवानी नंबर 1 है। पर अगर पूछेंगे नवग्रह कुंड की काशी बताओ, तो फिर कैथल। तो दोनों काशी हैं, लेकिन कारण अलग अलग है। समझ में आ गया ये? धर्मार्थ न्यास कौन होते हैं? दान देते हैं धर्म के लिए, अर्थ का, पैसे का। उनकी वजह से क्या बन पाते हैं? मंदिर। कहाँ बनाए हमने? भिवानी। लेकिन कुंड कहाँ खोद रखे हैं? कैथल में। चलो अब पढ़ के देखो कैथल। 1 नवंबर 1989 यानी कृपा में के कैथल था। हेडक्वार्टर सेम। क्षेत्रफल इसका ठीक ठाक बड़ा है, 2317। तहसीलें कैथल, गुहला, चीका और कलायत। जनसंख्या ठीक ठाक है, 10 लाख। लिंगानुपात इसका एवरेज वाला ही है, 880। साक्षरता इसकी थोड़ी सी कम है क्योंकि हमारी एवरेज 75 थी। जनघनत्व इसका कम से थोड़ा ही फालतू है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, 463। विशेषताएं पढ़ लो। पौराणिक स्थल है, लिखो कपी स्थल। पौराणिक स्थल में कपी स्थल। हनुमान जी की नगरी, अंडरलाइन कर लो, हनुमान जी की नगरी यहीं लिख लो। माता अंजनी का टीला, यहीं पैदा हुए थे भगवान हनुमान। माता अंजनी का टीला लिख लेना, बर्थ प्लेस ऑफ हनुमान। तो कपी स्थल और माता अंजनी का टीला दोनों कहाँ पर हैं? कैथल में। यहीं लिख लो। क्या नवग्रह कुंड की काशी, वो भी यही है, नवग्रह कुंड की काशी कैथल। और कैथल में जो धान पैदा करते हैं ना, उसकी वैरायटी सबसे ज्यादा लगाते हैं। लिख लो, चावल की या धान की सर्वाधिक किस्में, धान की सर्वाधिक किस्म कैथल में।
ज्यादा क्वांटिटी कहाँ है? करनाल में। भाई गिनेंगे कितने किलो तो करनाल, लेकिन किस तरह के हैं, कौन कौन से हैं ज्यादा, तो फिर वो कैथल। तो वेराइटीज ज्यादा कैथल के पास, लेकिन क्वांटिटी ज्यादा करनाल के पास। पंचकुला पर आ जाओ। पंचकुला की क्या पहचान है? बहुत बड़ा तो है नहीं, एरिया भी कम है, फरीदाबाद के बाद जस्ट वही आता है। थोड़े से लोग रहते हैं, कितने लाख बताए थे? 5,61,000 कुछ लोग। पढ़े लिखे हैं ज्यादा लोग यहाँ। और पंचकुला पहाड़ी इलाका है तो खेती भी ज्यादा नहीं करते, जानवर भी ज्यादा नहीं पालते। टिक करना। 15 अगस्त 1995। मुख्यालय सेम। क्षेत्रफल इसका 898। लिखो यहाँ छोटा, मतलब सबसे छोटा तो नहीं लेकिन छोटों में आता है ये, चरखी दादरी और फरीदाबाद। अब देखो हांसी कितना बनेगा। तहसीलें टिक करना। पंचकुला, कालका, रायपुर रानी और मोरनी। फेमस है बेटा ये, मोरनी हिल्स तो जानते ही हो तुम। जनसंख्या इसकी सबसे कम लिख लो, सबसे कम 5 लाख, कहीं 61,000 लिखे, कहीं 58, 5.5 के आसपास है, इतना याद रखना। लिंगानुपात इसका वही है जो एवरेज से थोड़ा हेर फेर में। साक्षरता इसकी अच्छी है, यहाँ लिख लो अधिक। अच्छी साक्षरता है इसकी, गुड़गांव की, फरीदाबाद की, पंचकुला की, ये पढ़े लिखे शहर है बेटा, अंबाला वगैरह। लेकिन आदमी पढ़े लिखे कहाँ के हैं? हाँ, टोटल पढ़ा लिखा ज्यादा गुड़गांव। जनसंख्या घनत्व भी इसका ना बहुत ही कम 303 वाला, ना बहुत ज्यादा, ठीक ठीक सा है। विशेषताएं टिक करना। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स, जिसकी एक चोटी का नाम है करोह, जिसकी ऊंचाई है 1467 मीटर। लिख लो यहाँ पर 1467 मीटर। मोरनी तो बहुत सारी है ना बेटा, मोरनी देखो ऐसे हैं, अब ये सब मोरनी है सब। इनमें से एक चोटी मान लेते हैं ये, या ये वाली, इसका नाम है करोह। इसकी ऊंचाई है 1467 मीटर। अगर ये ना मिले तो 15-14 मीटर। यहाँ लिख लो ये करोह, ये चोटी का नाम है। पहाड़ियां तो पूरी वो मोरनी हिल्स ही कहलाती हैं। एक बार बोर्ड पर सब लोग देखना। इसके बिल्कुल पैरेलल में ना बेटा एक और ऐसी पहाड़ियां हैं, नॉर्मल आदमी को पता ही नहीं चलेगा। ये 2 पहाड़ियां पैरेलल में हैं, इन्हें कहते हैं टिपरा हिल्स। टिपरा की पहाड़ियां, ठीक है। टिक्कर ताल एक अलग चीज है बेटा, वो तो एक ताल है, तालाब है। ये पहाड़ियां टिपरा की पहाड़ियां, लिख लो यहाँ कि मोरनी की पहाड़ियों के समानांतर पहाड़ियां हैं टिपरा की पहाड़ियां, टिपरा हिल्स। टिपरा हिल्स, ठीक है। इसके बाद ये पूछा जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ना इसमें। मोरनी हिल्स हो गया। नेक्स्ट है काली माता मंदिर और कैक्टस गार्डन। हाँ, इस गार्डन की खास बात क्या है बेटा? इस गार्डन में, हाँ, इंडिया का, उत्तर भारत का, हमारा तो है ही, एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन। अजीब बात है, हरियाणा जिसकी पहचान है खेती, कैक्टस तो हमेशा दिमाग में आता है कि राजस्थान का होगा, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन हमने लगा रखा है। कहाँ पर? अपने पंचकुला में। जल्दी से इसके बारे में लिख लो थोड़ा सा। यहाँ लिखो 7 एकड़। 7 एकड़ मतलब 7 किलो में हमने पूरे अपने कैक्टस के पौधे लगा रखे हैं। और ये कब बना था? 1987 में, जब वो हमने कौन सा एक वो मेला भरना शुरू किया था, सूरजकुंड, तभी लगा दिया था। लिख लो 1987। और इसमें जो एक मेन काम किया था डॉक्टर JS सरकालिप, ये लिख लो, डॉक्टर JS सरकारिया है ये, डॉक्टर JS सरकारिया। इनकी वजह से लगा था बेटा, इन्होंने काम किया था, डॉक्टर JS सरकारिया, कैक्टस गार्डन। और इसका नाम जो है ना वो भी लिख लो, नेशनल कैक्टस एंड, हाँ, बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च सेंटर। कैक्टस एंड बोटेनिकल गार्डन, बोटेनिकल होते हैं वनस्पति, बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च सेंटर। ठीक है, फटाफट से फतेहाबाद जल्दी से पढ़ लो। 15 जुलाई 1997। इसमें कुछ खास नहीं है, मुख्यालय सेम है। क्षेत्रफल इसका बड़ा है, अंडरलाइन कर लो, बड़ा है क्षेत्रफल। तहसीलों में टोहाना, रतिया। जनसंख्या 10 लाख से कम थी तब। लिंगानुपात बड़ा इंपॉर्टेंट है, 902। हमारा तो बहुत कम था, 879। ये एवरेज से काफी ऊपर है हमारे। एक ये और एक मेवात। पर एक दिक्कत पता है क्या है? दोनों की लिटरेसी भी कम है, अंडरलाइन कर लो 902। लिटरेसी देखो इसकी काफी कम दिखा रखी है, कितनी? 69, जबकि हमारी एवरेज कितनी है? 75। 75 के लपेटे में तो काफी कम दिख रही है। ऐसे ही वो है उनकी 51%, लेकिन दोनों फर्स्ट और सेकंड है लिंगानुपात में।
नेक्स्ट पढ़ लो 371, तो यहाँ भी खुले खुले लोग रहते हैं क्योंकि एरिया बड़ा है। विशेषताएं टिक करना, सिंचाई आधारित कृषि, यहाँ फव्वारा सिंचाई खूब है। और ऐतिहासिक स्थल है भूना और टोहाना। झज्जर पे आ जाओ, झज्जर अब इम्पोर्टेंस बढ़ती जाएगी, अब तक नहीं था लेकिन अब बढ़ेगा। टिक करना 15 जुलाई 1997, झज्जर। हेडक्वार्टर सेम है, एरिया ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। तहसीलें देखो, झज्जर, बहादुरगढ़, जिसे कहते हैं गेटवे ऑफ हरियाणा, दिल्ली से महज 2 किलोमीटर है बेटा। जो यहाँ की बाउंड्री है ना, दिल्ली का झड़ौदा कला, बिल्कुल टच है ये आपस में। तो गेटवे ऑफ हरियाणा, दिल्ली से जोड़ता है हमें ये। गेटवे ऑफ हरियाणा किसे कहते हैं हम? अपने बहादुरगढ़ को। तुम सबको पता है ना, इसकी जमीन जो है बहुत कीमती हो गई है बहादुरगढ़ की। झज्जर धीरे धीरे बहुत ग्रोथ कर रहा है। लिख लो गेटवे ऑफ हरियाणा। बेरी और बादली, हाँ। जनसंख्या टिक कर लो, 10 लाख प्लस थी इसकी। लिंगानुपात इसका ठीक है, उससे कम है थोड़ा सा एवरेज से। साक्षरता इसकी ठीक ठाक, मतलब बढ़िया ही मानेंगे। जनघनत्व 597। विशेषताएं टिक करना, शहीदों का शहर झज्जर, इंपॉर्टेंट लिख लो, शहीदों का शहर झज्जर। इसीलिए झज्जर में सैनिक स्कूल भी खोला गया। लिखो सैनिक स्कूल, मातनहेल, मातेनहेल, मातनहेल या मातेनहेल कुछ भी लिख लो। तीसरा सैनिक स्कूल यहीं खोला गया, शहीदों के शहर में। और झज्जर में थर्मल पावर प्लांट भी है, बिजली बनाने का। 2 हैं बल्कि बड़े, एक इंदिरा गांधी के नाम पर और एक महात्मा गांधी के नाम पर। लिख लो यहाँ, थर्मल प्लांट में बिजली बनती है। इंदिरा गांधी, वो डिटेल में पढ़ाऊंगी किसका नाम सुपर है किसका नाम अरावली है। इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर उनके नाम पर। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करो, गांधी का नाम रखा है तो किसकी सरकार में बने होंगे? हुड्डा सरकार में, इसलिए तुम्हें उनका टाइम पीरियड मिलेगा जब हुड्डा की सरकार थी। लास्ट पे आ जाओ इस पेज पर, नूह, मेवात, तुम्हारे सामने बना है ये। 4 अप्रैल 2005, कुछ लोग नहीं पैदा हुए थे लेकिन कुछ लोग उस टाइम बहुत छोटे थे। मुख्यालय इसका सेम है नूह। क्षेत्रफल इसका ठीक ठाक है, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। तहसीलें टिक करना, नूह, फिरोजपुर, झिरका और ताबड़ू, 10 लाख प्लस। लिंगानुपात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल अंडरलाइन करो, लिखो सर्वाधिक। सबसे ज्यादा लड़कियां किस जिले में हैं? मेवात में। लेकिन लिटरेसी बहुत कम है इनकी, कितनी? 51%। अगले पेज पर देखो, साक्षरता 56 लिखी है, वो तो एक्चुअली आदमी औरत मिला के है 56%। ये टिक कर लो, सबसे कम। ये अजीब बात है कि जो सबसे कम पढ़े लिखे हैं वहां लड़कियां ज्यादा हैं, और जो सबसे पढ़े लिखे हैं गुड़गांव, वहां लड़कियां सबसे कम हैं, 854। इनके यहाँ 906, 907 है। जनघनत्व 723 ठीक ठाक है। विशेषताएं टिक करना, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा, हम सब जानते हैं ये थोड़ा सा पिछड़ा हुआ जिला है। अरावली पर्वत श्रेणी है यहाँ, जिसके पीछे ये इतना बवाल मचा हुआ था काटने और इन सब की खनन की बातें कर रहे थे। चलो हमने 3 चैप्टर निपटा लिए बेटा, तीसरा पूरा हो गया था पीछे वाला। ठीक है, कल अगला चैप्टर पढ़ाऊंगी।